नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है बहुत बहुत आपके अपने प्लेटफॉर्म करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, विज्ञान तृतीय सेमेस्टर के विज्ञान के बारे में बात करें, साइंस के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत बड़े नहीं हैं। तो इस वजह से हमने ठाना है कि राजन और पवन सीरीज का जो टेस्ट सीरीज है, सारे इसके सारे एमसीक्यू, सारे के सारे अति लघु उत्तरी, सारे के सारे दीर्घ उत्तरी, दोनों सेट से हम कराएंगे। जब तक एग्जाम नहीं होता डेली 20-25 प्रश्न करते चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग जवाब देते चलेंगे। जो चीजें हमको लगेगा बेसिक से बताने का, उसको बेसिक से भी बताएंगे। बस आप लोग सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा। अगर अच्छा व्यूज आया तो डेली कंटिन्यू रखेंगे यह सेशन, नहीं तो फिर अन्यथा केवल मैथ और एसएसटी चलाएंगे भाई। ठीक है ना, चलेगा। पहला प्रश्न देखिएगा, दाढ़ी बनाने में जिस दर्पण का प्रयोग होता है वह दर्पण है। पहला प्रश्न, दाढ़ी बनाने में जिस दर्पण का प्रयोग होता है वह दर्पण है। पहला ऑप्शन ले लीजिए भाई, उत्तल दर्पण। दूसरा ऑप्शन अवतल। तीसरा अवतल कर लेना यहाँ पे। सी ऑप्शन ले लेना भाई, समतल दर्पण। और डी ऑप्शन ले लेना, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बताना फटाफट। देखना, दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है भाई, उत्तल दर्पण में अंदर की तरफ कलाई होती है, उत्तल दर्पण होता है। और अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में बाहर की तरफ कलाई होती है। मतलब जो परावर्तक पृष्ठ होता है वह अवतल दर्पण में अंदर की तरफ होता है और उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ होता है। यानी मुख्य अक्ष यह हो गया, हमारा मुख्य अक्ष हो गया, जिसको हम यहाँ पे पी बोलते हैं, और यहाँ पे एफ होता है। मतलब अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश किरणें आती हैं तो ये लड़ने के बाद ऐसे चली जाती हैं। ठीक है, लड़ने के बाद ऐसे चली जाती हैं और हमें सिर्फ मिलती हुई प्रतीत होती हैं यप पर। क्या होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं यप पर। ऐसे जाने के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है। मतलब कि जो ये हमारा उत्तल दर्पण है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, अभिसारी दर्पण, सॉरी अपसारी। क्या बोल सकते हैं, अपसारी दर्पण, यानी कि कन्वर्जेंट नहीं, डाइवर्जेंट मिरर बोलते हैं इसे। मतलब कि फैला देना। और अवतल दर्पण में, यह अवतल है, यह अवतल दर्पण भाई। अवतल दर्पण में हमेशा और हमेशा आभासी प्रतिबिंब भी बनता है। एक लास्ट वाला कंडीशन आभासी प्रतिबिंब का होता है और सारे के सारे वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। उल्टा बनता है, उल्टे जितने प्रतिबिंब बनते हैं सब के सब वास्तविक होते हैं। यह चीज पता होना चाहिए। इसमें 6 कंडीशन है इमेज बनाने की। अगर आप बोलेंगे तो इमेज बनाने वाले सारे के सारे हम अति लघुत्तरी वाला प्रश्न आएगा ना, उसमें करा देंगे। अभी एमसीक्यू है तो समझते चलिए। अब यहाँ पे उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में यह अपसारी दर्पण है। अपसारी मतलब कि डाइवर्जेंट है, फैला देने वाला किरण है। और इसमें क्या होता है, अगर कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आता है अवतल दर्पण में तो यह फोकस पर सिकोड़ देता है। और फोकस पे सिकोड़ता है तो उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक रूप से सिकोड़ रहा है। यहाँ पर आभासी रूप से सिकोड़ रहा है, यह डाइवर्जेंट है, लेकिन यह कन्वर्जेंट होता है। याद रखना, उत्तल दर्पण जो होता है भाई, उत्तल दर्पण कहाँ पे यूज होता है भाई, दाढ़ी बनाने वाले, सॉरी अवतल दर्पण जो होगा ना, यहाँ पे अवतल, एक मिनट, अवतल हो गया, उत्तल हो गया। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर उत्तल दर्पण होगा। तब दाढ़ी बनाने वाले जो दर्पण होगा उसमें कैसा यूज होगा, एक मिनट रुक जाना भाई, इसमें अवतल होगा, अवतल राइट आंसर होगा। अगर दाढ़ी बनाने वाले दर्पण की बात करता है तो अवतल, जो डॉक्टर होते हैं अपने आंख कान नाक चेक करने में यूज करते हैं वहां भी अवतल दर्पण यूज होगा। और जो आपके परावर्तक पृष्ठ लगे होते हैं, जैसे कि दर्पण लगे होते हैं, शीशा जो ग्लास लगा होता है, जो ट्रैफिक लाइट होती है जो लगी हुई होती है प्लेट फुटपाथ पर, तो वहाँ भी अवतल ही होता है। लेकिन उत्तल की बात करेंगे, अवतल वहाँ भी होता है जो आपकी फोकस वाली लाइट होती है ना, जो आपके फ्लैश लाइट गाड़ी की होती है, वहाँ भी अवतल ही होता है। लेकिन अगर उत्तल की बात करेंगे, उत्तल अगर सबसे बेहतरीन उत्तल का चीज देखेंगे उत्तल का, तो उत्तल दर्पण जो है भाई, देखना हमने परावर्तक पृष्ठ वाला गलत बता दिया भाई, देखना ध्यान से। जो आपके फुटपाथ पे लगे होते हैं, फुटपाथ पे जो लगा होता है जो फैलाता है, बहुत ज्यादा रोशनी करता है, वहां पे उत्तल दर्पण होता है भाई, उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण एक मिरर इमेज की तरह भी होता है। कौन सी मिरर इमेज, जो आपके साइड मिरर होते हैं गाड़ी में, वहां पे भी यूज होता है उत्तल दर्पण। लेकिन अवतल दर्पण बहुत सारे जगह यूज होते हैं। अवतल दर्पण डेंटिस्ट, दांत वगैरह में मतलब जो डेंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं दांत वगैरह वाले, कान वाले, आंख वाले, मतलब कि होता है ना, ईयर, नोज और डी, ई एन डी, ईयर, नोज और डेंटिस्ट, या दांत वाले हो गए, टीथ, ईएनटी बोलते हैं ना, ईएनटी बोलते हैं, टीथ। तो यहाँ पे यह यूज करते हैं। उसके बाद आपका कह लीजिए कि जो हमारे यह होते हैं, क्या बोलते हैं भाई, जो हमारे फोकस होते हैं गाड़ी के लाइट का, जो हेडलाइट होता है वहां पे भी यूज होता है। सर्च लाइट होता है वहां पे भी यूज होता है। तो जो उत्तल दर्पण होते हैं बहुत सारी जगह नहीं यूज होते हैं, बस आपको 2-3 जगह याद करना है जो पूछा जाता है बार बार। जैसे कि हेडलाइट में,
हेडलाइट बोल दिए भाई, बैक मिरर, जो आपका मिरर होता है, साइड मिरर, गाड़ी के साइड मिरर में, और जो आपके वो हो गए, क्या बोलते हैं भाई, जो फुटपाथ पे लाइट लगी होती है, पूरा लाइट देने वाली, पूरा उजाला करने वाली फुटपाथ वाली लाइट, तो उसको लिख सकते हैं फुटपाथ वाली लाइट पर होता है यूज। लेकिन अवतल दर्पण जो होता है ये मैक्सिमम जगह यूज होता है, तो इसको याद रखेंगे। अवतल दर्पण की बात कर ले तो अवतल दर्पण में वास्तविक इमेज भी बनते हैं, वास्तविक बनता है, आभासी भी बनता है, और आभासी के बाद वास्तविक, आभासी और बराबर, मतलब कि एक तरह से कह लीजिए भाई बराबर इमेज भी बनते हैं, बराबर भी इसी में बनता है, ठीक है ना। बराबर इसमें नहीं, उत्तल दर्पण में बराबर नहीं बनते हैं, उत्तल लेंस में बराबर बनते हैं, उत्तल लेंस में वास्तविक आभासी तीनों बनता है ना। तो आभासी की बात करें, वास्तविक की बात करें, दोनों इसी में बनते हैं, एक कंडीशन मात्र होता है आभासी का। लेकिन उत्तल में, उत्तल दर्पण की बात करें तो इसमें मात्र हमेशा और हमेशा सीधा बनेगा प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा बनेगा और आभासी बनेगा भाई, ये चीज याद रखना है ना। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया, 2। बताना समझ आया ना। 6 प्रकार की इमेज बनते हैं अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण कन्वर्जेंट होता है, यानी कि अभिसारी मिरर होता है, और यह जो उत्तल दर्पण होता है अपसारी मिरर होता है, यह डाइवर्जेंट होता है, ठीक है ना। फोकस से आने वाली सारी की सारी जो लाइटें होंगी वह अपवर्तन मतलब लड़ने के बाद वह क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती हैं, ठीक है, ये चीज याद रखना। जो लाइट फोकस से आएंगी मुख्य फोकस से जाएगा, और जो लाइट मुख्य फोकस से आएगा वह फोकस से होकर जाएगा, ये चीज याद रखना, और बहुत ज्यादा इसमें नहीं सीखना। अब बताना किस दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी और छोटा बनता है, यह पूछा गया है। तो जाहिर सी बात है भाई, किस दर्पण में अभी तो बताया, किस दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी बात कर रहा है, हमेशा आभासी, उसमें वास्तविक का कोई नामो निशान है, आभासी और छोटा बनता है। अगर बोलता है इसी जगह आभासी और बड़ा बनता है तो यहाँ पे लगाते अवतल दर्पण, लेकिन यहाँ पूछा आभासी और छोटा बनता है, आभासी और छोटा बनता है, तो यहाँ पर हमेशा और हमेशा उत्तल दर्पण का नाम आएगा भाई। उत्तल दर्पण याद रखना। कैसे सर जी? उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ होता है बाहर की तरफ होता है। अगर कोई प्रकाश किरण ऐसे आ रही है तो यहाँ से यह ऐसे चली जाती है, यह सीधा ऐसे निकलेगी, ऐसे आएगी मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये ऐसे निकल जाएगा, ऐसे निकलेगा तो, लेकिन इस यह मिलता हुआ प्रतीक पीछे होता है। और एक अगर यहाँ पे अनंत पे मान लीजिए अनंत से कोई प्रकाश किरण आ रही है तो ये हमें फोकस से पहले हुए कटती हुई दिखाई देगी, और यही सी जगह इसका इमेज सीधा बनता है बिल्कुल। अगर हमारा मान लीजिए वस्तु इधर रखा है तो वस्तु से छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, तो यही होता है हमारा क्या, आभासी प्रतिबिंब होता है जो कि सीधा बनता है उत्तल दर्पण में, ठीक है ना। चलो अगला देखना भाई, किस दर्पण में प्रतिबिंब, देखिए ये थोड़ा सा कट गया है, आगे चल लेते हैं हम लोग। हाँ, वह दर्पण जिसके बाहरी सतह पर कलई नहीं होता है तथा अंदर के सतह पर कलई होता है कहलाता है। भाई वही चीज तो बता रहे हैं आपको, वह दर्पण जिसके आंतरिक पृष्ठ पे कलई होता है, वह दर्पण जिसके आंतरिक पृष्ठ पे कलई होता है उसे क्या बोलते हैं? ध्यान समझते चलना, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, इतना लिख के ले लेना, हम प्रश्न के माध्यम से करा रहे हैं। वह दर्पण जिसके आंतरिक पृष्ठ पे कलई होता है इस तरह से, और परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक पृष्ठ बाहर होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उत्तल दर्पण बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। लेकिन वह दर्पण जिसके बाहरी पृष्ठ पे कलई होता है और आंतरिक पृष्ठ परावर्तक होता है, यहां से कोई प्रकाश किरण लड़कर इधर उधर जाएगी तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? अवतल दर्पण बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। इस चीज को याद रखना भाई, यह प्रश्न बनता है। और इसके बाद अगर समतल दर्पण की बात करें, समतल दर्पण का फोकस पूछा जाए तो अनंत होता है। अगर समतल दर्पण के सामने कोई भी इमेज पूरी की पूरी देखनी हो अपने, तो कम से कम आप मान लीजिए हम चाहते हैं कि यह जो यक्ष साइड का यक्ष वाला लंबाई का एक वही वस्तु यहाँ पे रखा है, इस पूरे वस्तु का इमेज पूरा का पूरा इस मिरर में दिखाई दे, तो मिरर का साइज कम से कम कितना होना चाहिए? तो आप बताएंगे जो वस्तु है उसका कम से कम आधा होना चाहिए। बड़ा हो सकता है लेकिन कम से कम आधा रहेगा तो उस वस्तु का पूरा इमेज दिखाई देगा। मतलब कि अगर हम इस पूरे वस्तु का इमेज इसमें देखना चाहते हैं समतल दर्पण में, अगर समतल दर्पण में जो ये वस्तु है उसके सामने रखा है यक्ष है इसकी लंबाई, तो दर्पण का कम से कम लंबाई x/2 होना चाहिए, ठीक है, ये लिख लीजिए। अगर मान लीजिए कोई भी वस्तु कोई भी स्पीड किसी भी स्पीड से कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने आ रही है, मान लीजिए यक्ष स्पीड से आ रही है, तो इस दर्पण में यक्ष 2x मतलब 2x गुना मतलब यक्ष के डबल गुना से दिखाई देगा। मतलब अगर यक्ष स्पीड से आ रहा है 2x से दिखाई देगा, अगर 2 स्पीड से कोई वस्तु इसके सामने से आ रही है तो 4 गुना, मतलब कि 2 दूनी 4 के स्पीड से दिखाई देगा, 2 गुना स्पीड से, है ना। अगर कोई भी किसी भी दर्पण समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु अगर यक्ष दूरी पे रखा गया है तो समतल दर्पण के अंदर भी उसकी इमेज जो बनेगी वो यक्ष दूरी पर ही बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा,
ठीक है ना। और अगर पूछा जाता है इस वस्तु से इस इमेज की दूरी बताइए, तो यहाँ तक तो x है, फिर यहाँ तक x है, मतलब कि मिलाकर 2x हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 2x होगा। बताना, समझ में आ रहा है। पूछा जाता है समतल दर्पण का फोकस कितना होता है। समतल दर्पण का फोकस अनंत होता है, जीरो नहीं बताएंगे, फोकस अनंत होता है भाई। बताना, अगर समतल दर्पण पे अगर बोला जाए समतल दर्पण को थीटा डिग्री से घुमा दें, दो समतल दर्पण को अगर किसी एंगल पर रखते हैं थीटा एंगल पर, तो बताना इसमें कितने इमेज बनेंगे। तो आपको बता देना 360/थीटा -1 इतने इमेज बनेंगे। अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो इसमें जो इमेज बनेगा 360/30 डिग्री -1, यह गया 3 3 एकम 3 दूनी 6, मतलब 11 इमेज बनेंगे। 12 - 1 11 इमेज बनेगा। अगर कोई भी दो समतल दर्पण 30 डिग्री पे रखे गए हैं तो उसमें 11 ठो इमेज बनेंगे भाई, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं। आगे देखिए क्या प्रश्न दिया गया है। वह दर्पण जिसके अंदर की सतह पर परावर्तन की घटना होती है भाई। बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ये सारे के सारे एमसीक्यू वाले प्रश्न हैं। बताना, वह दर्पण, हम लिख देते हैं प्रश्न को, वह दर्पण जिसके अंदर की सतह पर परावर्तन की घटना होती है। वह दर्पण जिसके, बस प्रश्न के माध्यम से आप डेली करते रहिए प्रैक्टिस, बहुत ही मजेदार हो जाएगा आपका साइंस। वह दर्पण जिसके अंदर की सतह, जिसके अंदर की सतह पर परावर्तन की घटना होती है। अंदर की सतह पर परावर्तन की घटना होती है। बताना भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। वह दर्पण जिसके अंदर की सतह पर परावर्तन की घटना होती है। अंदर की सतह पर परावर्तन घटना, बताना। ये एमसीक्यू वाला प्रश्न है, लेकिन आप इस तरह बताओ। वह दर्पण जिसके अंदर की सतह पर परावर्तन की घटना, दो बताए दर्पण, एक ऐसे भाई, जिसमें एक अंदर की तरफ कलई होता है, एक बाहर की तरफ कलई होता है। जिसके अंदर की तरफ कलई होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण बोलते हैं। और इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर होता है। अगर जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर हो, अंदर की तरफ कलई हो, उसे उत्तल दर्पण बोलेंगे, या फिर इसे बोलते हैं अपसारी दर्पण बोलते हैं ना। अगर जिसके बाहर की तरफ कलई हो और अंदर की तरफ परावर्तक पृष्ठ हो, तो उसे बोलेंगे अवतल दर्पण बोलेंगे, या फिर अभिसारी दर्पण बोलेंगे। अभिसारी क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये सारे किरण को एक जगह सिकोड़ देती है और ये फैला देती है। ठीक है, क्या पूछ रहा है अब। वह दर्पण जिसके अंदर की सतह पर परावर्तन की घटना होती है। अंदर की सतह पर परावर्तन घटना किसमें होगी, इसमें होगा, क्योंकि बाहर कलई है, तो मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। वह दर्पण कैसा होगा, अवतल वाला होगा। चलिए अगला देखिएगा। आवृत्ति का मात्रक बताइए भाई। बताना, इसमें सब मात्रक बता देते हैं आपको हम, क्या क्या ऑप्शन में दिया है। करते रहिए, कम से कम 20 प्रश्न तो करिए। आवृत्ति का मात्रक, रोज 20 प्रश्न, कम से कम 15 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 15-20 ऐसे चलता रहेगा, पेपर तक हम लोग बहुत प्रश्न कर लेंगे भैया। 30 का गुणा कर लो 20 में, 30 का गुणा 20 में कर लो, 3 दूना 600 प्रश्न, मुश्किल बहुत ज़्यादा है 300 प्रश्न, मतलब समझ रहे हो ना। बताना, आवृत्ति का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए, क्या क्या दिया भाई, एम्पियर दिया है, ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए, क्या दिया है, हर्ट्ज दिया है। ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए, मीटर दिया है। ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए, सेंटीमीटर दिया है। बताना क्या होगा। आवृत्ति का मात्रक हमेशा हर्ट्ज होता है ना भाई, हर्ट्ज होता है, क्योंकि आपको पता है आवर्तकाल जो टी बराबर होता है 1/f होता है ना, या फिर एफ बराबर होता है 1/t होता है। अगर इसमें साउंड को भिड़ा दें तो आपको पता है साउंड की जो स्पीड है हमेशा और हमेशा ठोस में चलती है, गैस में चलती है और लिक्विड में चलती है, वो निर्वात में नहीं चलता। अगर साउंड की स्पीड बात करें, नॉर्मल एयर में बात करें, 332 मीटर पर सेकेंड होता है ना। तो बात करें साउंड ऐसे चल रहा है क्रस्ट, टफ एंड क्रस्ट के रूप में, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी उसे लेमडा बोलते हैं। लेमडा यानी डिस्टेंस, जिसे तरंग हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, जिसे बोला जाता है तरंगदैर्ध्य। एक तरंगदैर्ध्य मतलब वो पूरा का पूरा दूरी हो गया इसका। तो आपको पता है चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है ना भाई, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। अब चाल मतलब कि भी स्पीड हो गया, दूरी क्या है इसका पूरा का पूरा, एक क्रस्ट और एक टफ बराबर एक स्पीड हुआ साउंड का, मतलब एक लेमडा हुआ। तो लेमडा समय कितना लगा होगा, टी लगा होगा, ये कैपिटल टी है। तो अगर बोलें स्पीड यानी कि वी, लेमडा और एफ में संबंध बताइए, तो आप करेंगे वी बराबर होता है लेमडा बटे टी होता है, तो हमको पता है टी इक्वल टू 1/f होता है। तो यहाँ पर 1 या फिर एफ बराबर 1/t होगा। तो इस एफ की जगह या फिर 1/t की जगह हम रख सकते हैं, 1/t की जगह हम क्या रख सकते हैं, एफ रख सकते हैं। यानी वी बराबर क्या हो जाएगा, इससे देखना, वी बराबर हो जाएगा एफ इंटू लेमडा, एफ इंटू लेमडा, यह सही होगा। यह एक मेन फार्मूला निकल के आता है साउंड वाले में, ठीक है ना भाई। हर्ट्ज मतलब फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज होता है। आवर्तकाल का मात्रक सेकंड होता है, याद रखना भाई। और तरंगदैर्ध्य का मात्रक मीटर होता है, यह बातें याद रखना। पार्श्व किसकी ऊंचाई, पार्श्व किसकी दूरी मात्रक है, तो बताना दूरी का,
पार्सक सबसे बड़ा मात्रक है दूरी का, और सबसे छोटा मात्रक क्या है दूरी का? फर्मी है। एक फर्मी बराबर कितना मीटर होता है? 10⁻⁻15 मीटर होता है। ये सारी चीजें याद होनी चाहिए भाई। चलिए एक चीज लिखवाते हैं आपको, इसको नोट डाउन करिएगा, सारे लोग नोट डाउन करिएगा, नोट करिएगा भाई, सभी लोग नोट करेंगे, यहां से प्रश्न बनता है ना। देखिए, हेक्सा हेक्सा पेटा, हेक्सा पेटा, टेरा, गीगा, गीगा, मेगा, किलो, किलो हेक्टो, किलो हेक्टो डेका, किलो हेक्टो डेका। इसके बाद यहाँ लिखना किलो हेक्टो डेका मीटर, डेसी, डेसी, सेंटी, मिली मीटर। फिर इसके बाद क्या लिखना भाई? मिली के बाद माइक्रो, माइक्रो, नैनो, नैनो लिखना, माइक्रो नैनो, पीको, पीको लिखना। फिर इसके बाद लिखना भैया आटो, आटो के बाद सॉरी फेम्टो, फेम्टो के बाद आटो। फेम्टो मतलब फर्मी, 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 या फिर इसे फेम्टो भी बोलते हैं, फेम्टो भी बोलते हैं। और नीचे लिखना आटो, आटो। ठीक है ना भाई। अब देखना, अगर पूछा जाता है 1 हेक्सामीटर बराबर कितना मीटर होता है, या फिर 1 मीटर बराबर कितना हेक्सामीटर होता है, 1 मीटर बराबर कितना, या फिर 1 हेक्सामीटर बराबर कितना मीटर होता है, यह बोल दिया जाए तो बता देना 10⁻18 मीटर होता है, यह होगा। अगर 1 पेटामीटर बराबर कितना मीटर होता है तो बोल देना कि 10⁻15 मीटर होता है। बस 3 तो घटाते चले आइए। 1 टेरामीटर बराबर कितना मीटर होता है? 10⁻12 मीटर होता है। 1 गीगामीटर बराबर 10⁻9 मीटर होता है। 1 मेगामीटर बराबर 10⁻6 मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर 10⁻3 मीटर होता है, बच्चे बच्चों को पता है भाई। 1 हेक्टोमीटर बराबर 10⁻2 मीटर होता है। और 1 डेसीमीटर बराबर 1 डेकामीटर, डेसी नहीं, 1 डेकामीटर बराबर 10⁻1 मीटर होता है। अब इस सबको रिवर्स कर दीजिए उल्टा करके, यानी 1 डेसीमीटर बराबर कितना मीटर होता है? 10⁻1 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻2 मीटर होता है। 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻3 मीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻6 मीटर होता है। 1 नैनो बराबर 10⁻9 मीटर होता है। एक पीको, ये पीको है, 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर होता है। 1 फर्मी मीटर बराबर 10⁻15 मीटर होता है भाई। 1 आटोमीटर बराबर 10⁻18 मीटर होता है भाई। बताना, यह सारी चीजें हैं। इसको सेकंड में अगर पूछा जाता है, सेकंड में बदल लेंगे। 1 हेक्सा सेकंड बराबर 10⁻18 सेकंड, इस तरह से। 1 पेटा सेकंड बराबर 10⁻15 सेकंड, इस तरह से बदल सकते हैं। बताना, नोट डाउन कर लेना, इसे स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिएगा अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए बहुत प्रश्न करा देंगे हम आपको, शायद ही कोई प्रश्न छूटने पाए कहीं भी किसी भी एग्जाम में। आप बैठिए आराम से मस्त तरीके से। ये आपका राजन सीरीज पॉइंट सीरीज है, बहुत बेहतरीन सीरीज है, ठीक है ना भाई। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या कहलाती है भाई। बताना, वही चीज है, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है बताना भाई। हो सकता है 1-2 दिन गैप पे आई साइंस का क्लास, लेकिन आएगा डेली। आपके सिलेबस सारे के सारे राजन पवन सीरीज खत्म कराएंगे, इससे बाहर प्रश्न नहीं आता है। बताना, अगर किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या क्या कहलाती है? अगर ऑप्शन में ए दिया हो आपका एम्पियर, ऑप्शन बी 1 मिनट आवृत्ति, ऑप्शन ए दिया हो आवृत्ति, अभी कराया था वही न्यूमेरिकल अभी हम करा रहे थे। ऑप्शन बी दिया हो हर्ट्ज, आयाम मतलब एम्पलीट्यूड होता है। जो आयाम होता है ना, ये हमारा इको पे डिपेंड करता है, कितना तेज आप साउंड चिल्ला रहे हो। जो आवृत्ति होता है आपके पिच पे डिपेंड करता है। पिच सबसे ज़्यादा उसकी होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम बनती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ी बड़ी बनती है उसका पिच सबसे ज़्यादा पिच उसकी होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। मतलब कि अगर बात करें अगर आप किसी भी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी कोई ऐसे ऐसे बन रहा है पास ऐसे, तो इसका पिच सबसे ज़्यादा होगा। जैसे मच्छर का भन बनाना, एक कान में भन बनाता है, दूसरे कान में नहीं सुनाई देता है। लेकिन अगर शेर की बात करेंगे जिसकी पिच बड़ी बनेगी ऐसे, और यह ज़्यादा दूर तक जाएगा, तो मतलब फ्रीक्वेंसी जिसकी बड़ी बड़ी बनेगी और फ्रीक्वेंसी का संख्या कम होगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? इसका पिच कम है और इसका जो है साउंड होगा बहुत तेज होगा, साउंड तेज होगा, लेकिन पिच जो होगा कम होगा, पिच कम होगा। तो पिच जो है आवृत्ति पे डिपेंड करता है और इको जो है आयाम पे डिपेंड करता है। ये बात याद रखना भाई। ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए, आवर्तकाल। ऑप्शन नंबर डी ले लीजिएगा भाई, समय। बताना
क्या होगा इसका राइट आंसर? भाई देखना, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या, जब कंपन की बात कर रहा है तो ऐसे ऐसे करेगा, अब यह जो है आवृत्ति ही तो होगा, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखना, कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन कहलाता है। अगर कंपन करती हुई कोई वस्तु है, अधिकतम विस्थापन होती है, यहां से यहां तक आ गई तो वह इको में आ जाता है, यानी कि वह आयाम कहलाता है। याद रखना, आयाम किसे कहते हैं? अगर कोई वस्तु कंपन करती हुई अधिकतम दूरी तक तय कर लेती है, अधिकतम विस्थापन हो जाता है। विस्थापन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जितना वह शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है, किसी भी दूरी का सबसे से कम दूरी। जैसे बात करें, हमको यहाँ से यहाँ पे जाना है तो हम एक रास्ता ऐसे अपना सकते हैं, एक रास्ता ऐसे अपना सकते हैं, एक रास्ता ऐसे भी अपना सकते हैं, तो यही आयाम होगा मेरा, यही विस्थापन होगा। अब एक वस्तु अगर यहाँ से यहाँ तक विस्थापित हो रही है तो सबसे कोई किसी वस्तु का विस्थापन ही उसका आयाम कहलाता है। यह बात याद रखना, बस ये चीज पूछ रहा है ना। कंपन करती हुई वस्तु की अधिकतम विस्थापन क्या कहलाती है? तो उसे आयाम बोलते हैं भाई, याद रखना। अगर यहाँ पानी का क्वथनांक कितना होता है, पानी का क्वथनांक की बात करेगा तो कितना हो जाएगा भाई? क्वथनांक देखना, सब बता देते हैं। C/5 याद रख लेना, बराबर F-32/9 बराबर K-273 बटे के भैया 5। एक रोमर में भी होता है, रोमर छोड़ दीजिए, वो भी हमारा टेम्परेचर का मात्रक है, लेकिन टेम्परेचर का जो एमकेएस पद्धति मात्रक की बात करेंगे तो केल्विन होता है, याद रखना। और पूछा जाए अगर सी और एफ में बराबर कब हो जाएंगे, किस डिग्री पर, तो बता देना -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड, -40 डिग्री पर सी और एफ बराबर होंगे। अगर सी और एफ की वैल्यू दोनों 40 रखा जाए तो यह दोनों बराबर में आ जाएंगे, ठीक है ना भाई। अब पूछा क्या गया यहाँ पर? पूछा यही गया है कि पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है। भाई क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री होता है ना, यही तो क्वथनांक मतलब उबल कर बिल्कुल लाल हो जाना भाई, खोलने लगना, है ना। और अगर बोला जाए हिमांक बिंदु कितना है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर पूछा जाए यही फ़ारेनहाइट में बदल दीजिए तो यहाँ पे 0 डिग्री दीजिए, 0/5 तो 0 हो गया, F-32 F-32/9 हो गया यह चीज़। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई भी पानी जम जाता है तो ये 0 हो गया, इधर यह भी आएगा 0 हो जाएगा, यानी F=32 डिग्री, 32 फ़ारेनहाइट, 32 फ़ारेनहाइट, यानी कि 0 डिग्री का मतलब 32 फ़ारेनहाइट पर भी कोई पानी जम जाएगा। और सी मतलब 100 डिग्री है तो 100 से काट लीजिए, 5 दूनी 10, 10 2 9 18, 9 दूनी 18, 180 - 32 करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 180 + 32 यानी कि 212 डिग्री, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पानी उबलने लगेगा या फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलने लगेगा। यह फ़ारेनहाइट में या डिग्री सेंटीग्रेड पर है। अगर वही चीज़ बात करेंगे 37 डिग्री रूम टेम्परेचर होता है, 37 डिग्री रूम टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होगा, 98 पॉइंट समथिंग आता है, 98.6 फ़ारेनहाइट आता है। यह बात भी याद रखना भाई, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, बहुत प्रश्न बनते हैं। आगे देखना, बर्फ का गलनांक होता है, बर्फ का गलनांक कितना होगा भाई, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा बर्फ का गलनांक, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो भाई, तभी तो बर्फ गलना स्टार्ट हो जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ जमा रहता है, उसके बाद गलना स्टार्ट हो जाता है, गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखना। उष्मा का संचरण कितनी विधियों द्वारा होता है भाई? उष्मा का संचरण 4-5 विधियों द्वारा होता है। कितनी विधि द्वारा होता है? 3 ही विधि द्वारा होता है। कौन कौन से? संवहन हो गया, संवहन के बाद आपका कल बता रहे हैं तीनों, देखना भाई, कंडक्शन, रेडिएशन और तीन होते हैं ना, देखना। पहला है संवहन, एक है भैया रेडिएशन, मतलब कि इसे बोलते हैं हम लोग क्या, जो कि रेडिएशन बोलते हैं ना, जो सूर्य द्वारा आता है, रेडिएशन। एक क्या होता है, संवहन। संवहन के बाद एक कौन होता है, जो ये तो मेरा ठोस में होता है, ठोस में होता है, केवल और केवल ठोस में होता है। एक होता है द्रव और गैस में होता है, द्रव और गैस में होता है, जिसमें क्या बोलते हैं भाई, संवहन। संवहन करके होता है भाई एक, और एक क्या होता है, एक तो रेडिएशन हो गया, रेडिएशन के थ्रू हो गया, जो सन से एनर्जी आती है। और एक कौन सा होता है बताना, संवहन कंडक्ट करके हो गया, जो कि एक मिनट बताना भाई, संवहन और 3 होता है, दिमाग से स्किप कर रहा है भाई। उष्मा का संचरण 3 प्रकार से होते हैं, देखना, संवहन और चलिए अभी याद आ रहा है तो बताते हैं, वैसे खैर स्किप करता है दिमाग से तो माफी दीजिएगा, थोड़ा सा बस याद आता है बताते हैं। उष्मा का संचरण 3 प्रकार से होता है, इसमें याद रखना, कंडक्शन, रेडिएशन और एक और है यार, देखो दिमाग से स्किप कर जाता है साला, चलिए कोई ना, माफ करिएगा थोड़ा सा। आगे देखना, उष्मा के आगे पूछा गया है, उष्मा के सुचालक हैं, उष्मा के सुचालक की बात किया जा रहा है। ऑप्शन में दिया है लोहा, तांबा, तांबा सुचालक की बात किया जा रहा है ना, सुचालक, हाँ, तांबा और एल्यूमिनियम, और इनमें से सभी की बात किया है। तो भैया उष्मा के सुचालक का मतलब कि तीनों में जिसमें उष्मा प्रवाह कर जाए, है ना। जैसे कि बात करें उष्मा प्रवाह करने का मतलब उष्मा एक से दूसरे तक
ट्रांसफर होने लगे। तो यह चीज़ें, जितने भी मेटल होते हैं वो उष्मा के सुचालक होते हैं। जितने नॉन मेटल होते हैं, जैसे कि सूखी लकड़ी हो गई, एबोनाइट का हो गया, है ना, यह सब के सब क्या होते हैं हमारे उष्मा के कुचालक होते हैं भाई। समझाया गया? अगला देखना, उष्मा के कुचालक की बात करें तो सभी, जैसे हवा हो गया, पेनिसिलिन हो गया, और उसके बाद बात करें सूखी लकड़ी हो गई, और बात करें ऊन हो गया, यह सब उष्मा के कुचालक में आते हैं, पैड कंडक्टर होते हैं ना। इसके हाँ, रेडिएशन देखना भाई, क्यों नहीं याद आ रहा, रेडिएशन, कंडक्शन, संवहन, और ऐसे करके है भाई 3, देखना उष्मा का संचालन। प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है भाई, प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य होता है। सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती हैं 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आती हैं, मीटर पर सेकंड की स्पीड से होती हैं, अभी 3 गुणे 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आती हैं, या ये चीज़ याद रखना। या फिर 8 मिनट 16 सेकंड, कहीं कहीं 8 मिनट 20 सेकंड भी लिखा होता है, 8 मिनट 30 सेकंड तक कहीं लिखा होता है ना, तो यह चीज़ याद रखना, 8 मिनट 30 सेकंड में, यानी कि पूरा का पूरा लगभग 8.5 मिनट में प्रकाश की किरणें, जो सन किरणें होती हैं, धरती पे आती हैं। और 1.2 मिनट के आसपास में मून से प्रकाश की किरणें धरती पे आती हैं। ये बात याद रखें। पलायन वेग भी पता होगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है पलायन वेग पृथ्वी का। अगर सूर्य की पलायन वेग की बात करें तो 42 किलोमीटर पर सेकंड होता है ना। अगर मून की बात करेंगे तो लगभग 2 के आसपास में होता है, 2.4 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास में होता है। इतना कम क्यों होता है? क्योंकि जब अगर वेट की बात करेंगे, अगर पृथ्वी पर आपका वेट 60 किलो है तो चंद्रमा पर वेट आपका 60/6 हो जाएगा, यानी कि 10 kg के आप हो जाएंगे भाई, याद रखना, क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण कम है। आगे देखना, हाँ, दीप्त वस्तु किसे कहते हैं, अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। प्रकृति में ऐसा कौन सा कह लीजिए कि जीव स्थित है जो कि दीप्त रूप में दिखता है भाई? जुगनू, आपको पता है ना, जुगनू वह दीप्त होता है। जैसे तारे हो गए, सूर्य हो गया, और यह बल्ब हो गए जो जल रहे हैं सारे, है ना, लैंप हो गया, ये सब जिसका प्रकाश खुद का होता है उसे दीप्त वस्तु कहते हैं, है ना, उसे दीप्त कहते हैं। ये चीज याद रखना भाई। नहीं, जिसके खुद के प्रकाश होते हैं उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, प्रदीप्त कहते हैं, और जिसके खुद के ना होते हैं उसे अदीप्त या फिर दीप्त कहते हैं। ये चीज याद रखना। जैसे बात करेंगे, ध्यान से देखना, प्रदीप्त मतलब वह वस्तुएं हो गई, प्रदीप्त मतलब जो खुद लाइट एमिट करें, है ना, जिसके अंदर से खुद प्रकाशित हो, जो खुद से प्रकाशित हो, जैसे स्टार हो गया, सन हो गया, है ना, ये सारी चीजें, लाइट हो गए, बल्ब हो गए, ये सारी चीजें। लेकिन दीप्त की बात कर ले या फिर अदीप्त की बात कर ले, यह वैसी वस्तुएं में आती हैं जो खुद प्रकाशित न होती हैं, जो सन से प्रकाशमान होती हैं, जैसे अर्थ हो गया, जैसे प्लेनेट हो गए सारे के सारे, जैसे कि सारी वस्तुएं हो गई, हम आप हो गए, ये सब क्या हैं? ये सब दीप्त या फिर अदीप्त वस्तुएं आती हैं। ठीक है भाई, अगला देखना, कंपन करने वाले वस्तु द्वारा एक कंपन में लगा समय कहलाता है भाई। कंपन करने वाले वस्तुओं द्वारा एक कंपन में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। आपको पता होना चाहिए 1/t = 1 f होता है, या फिर f = 1/t होता है। यह बात आपको हमने बताया भाई। अगला प्रश्न, वस्तुओं से ध्वनि उत्पन्न करने की कितनी विधियां होती हैं? अगर वस्तुओं से ध्वनि उत्पन्न करने की बात करें तो आघात से भी, देखना इसमें ऑप्शन देते हैं हम आपको, वस्तुओं से ध्वनि उत्पन्न करने की कितनी विधियां होती हैं? नोट कर लीजिए, नोट करना है तो प्रश्न नोट करिए। आप सुनकर इसे 2 से 3 बार पूरा वीडियो देखिएगा भाई। वस्तुओं से ध्वनि उत्पन्न करने की कितनी विधियां होती हैं? तो लिखना, पहला क्या दिया है ऑप्शन में, आज का लास्ट वीडियो है, लास्ट क्वेश्चन है, आघात से रगड़ने पर। दूसरा है फूंक मारने पर। तीसरा दिया है तारों को खींचकर छोड़ने पर। जो तार होते हैं, बंधे होते हैं, जिसमें कपड़े उपड़े टांगते हैं, ऐसे खींच कर छोड़ दो। तारों को खींचकर छोड़ने पर, यह सभी। चौथा ऑप्शन दिया है सभी। बताना इसमें क्या सही होगा। पूछा गया आपसे कि वस्तुओं में ध्वनि उत्पन्न करने की कितनी विधियां होती हैं, तो भाई ये सारी की सारी विधियां सही हैं हमारी, ये सारी की सारी सही हैं। आघात भी, अगर रगड़ोगे तब भी आवाज आएगा, फूंक मारोगे तब भी आवाज आएगा भाई, पिपीरी बजता है ना, बिना फूंक के बांसुरी कैसे बजेगा। तारों को खींच कर छोड़ने पर भी आवाज आएगा, है ना भाई। आयाम पढ़े हैं ना, ध्रुवड़ हो गया, और विवर्तन हो गया, और आपका ध्रुवड़ हो गया, विवर्तन हो गया, और व्यतिकरण, ये सब पढ़े हैं ना। तो व्यतिकरण मतलब जिसमें पानी में अगर तेल डाल दे तो चमकता हुआ दिखाई देगा। और ध्रुवड़ का मतलब आपका, अगर कोई मान लीजिए कोई प्रकाश किरण है, अगर किसी दीवार पे लड़ रहा है तो ऐसे मुड़ जाएगा, कड़ रहेगा तो गिर जाएगा नीचे। मतलब प्रकाश किरणें जो होती हैं वह कैसी होती हैं भाई, वो पैरेलली चलती हैं ना, कि उसमें कड़िक रूप नहीं होता है। और इसके बाद बात करें विवर्तन, ध्रुवड़ मतलब चमक होता है, सॉरी, विवर्तन मतलब अगर कोई प्रकाश किरण दीवार पर लड़ रही है तो चारों तरफ मुड़ जाएगा ऐसे।
अगर ध्रुवड़ की बात करें तो जो चकाचौंध होता है ना, जो देखते हैं जो सर्च वाले होते हैं, या तो वो लोग कैसे करते हैं अपना सारी चीज़ें हैं ना, मतलब कि सर्च वाला लाइट कैसे जलाते हैं तो चूंधी लगने लगता है, वही ध्रुवड़ होता है। ठीक है बच्चों, तो इतनी आज के लिए बहुत है, और मिलते हैं, डेली ये क्लास चलेगा, और आप लोग अपना कीमती समय इसी तरह देते रहें, और याद रखेंगे भाई आप सफल होंगे। ठीक है, लगे रहिए बस। ठीक है भाई, लगे रहेंगे तो सारी चीज़ें संभव हैं, अन्यथा कंडीशन अगर पड़ोसी की बात मानेंगे तो पड़ोसी के घर में डीजे बजेगा तो नाचेंगे भैया, याद रखना। नहीं तो खुद के घर में डीजे बजवाना है, पड़ोसी को नचवाना है, तो भैया हमें लगना पड़ेगा। पड़ोसी की बात नहीं मानना, हमें अपना काम करना है। ठीक है, धन्यवाद।